नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात पर काबू पाना वक्त की अहम जरूरत। हैदराबाद के सेमिनार में सियासी और समाजी शख्सियत का बयान। एएमयू अक़लियती किरदार की बहाली पर माहिर कानून और दानिश्वरों को यकीन, हर हाल में अक़लियती किरदार रहेगा बहाल। सर सैयद की यौम वफात पर कानपुर में सेमिनार। तालीमी मिशन को लेकर अदम दिलचस्पी से दानिश्वरों में तशवीश। इलाहाबाद की मशहूर मुस्लिम अक्सरियती गौस नगर कॉलोनी का वजूद खतरे में। बल्दिया ने कॉलोनी पर लगाया भारी टैक्स। जिंदगी के आखिरी सफर की तैयारी। मैयत की तदफीन के लिए बेंगलुरु के एक शख्स ने तैयार की बेल्ट और सीढ़ी। तो खास बात की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले दहशतगर्दी करेंगे। दहशतगर्दी की करेंगे, किस तरीके से लोग इजहार ख्याल कर रहे हैं वो भी जानेंगे। तो दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात से पूरी दुनिया परेशान है और इसी उन्वान पर हैदराबाद में एक जलसे का इनेकाद किया गया। इस इजलास में दहशतगर्दी से एक खास तबके को जोड़ने पर तशवीश का इजहार किया गया। साथ ही पेरिस हमलों से लेकर पठानकोट हमलों की मजम्मत भी की गई। इजलास में कई शख्सियात ने दहशतगर्दी को समाज के लिए नासूर करार दिया। कि टेररिज्म के जन्म लेने के कई कारण हैं। उसमें पहला कारण तो ये है कि एक ज़मीन होती है जिससे किसान मेहनत करके फसल उगाता है, मगर उसी ज़मीन को अगर वो यूं ही नज़रअंदाज कर दे, छोड़ दे, तो कुछ दिनों में वहां फसल की बजाय कांटे उगना शुरू होते। देखते ही देखते अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो वो कांटे एक घना जंगल बन जाते हैं और उस जंगल में कई किस्म के जानवर पैदा होते हैं, मगर खास तौर से विशेषता दो जानवरों की है। एक है सांप और एक है फाड़ खाने वाला दरिंदा, जिसे हम शेर कहते हैं। ये दोनों जानवरों का मकसद क्या होता है? एक तो बेचारा सांप जो होता है उसका तो बस यही मकसद होता है कि सामने वाले को डस लेना, चाहे मेरा पेट भरे ना भरे, किसी का घर उजड़े, किसी के बच्चे यतीम हो जाए, उसको उसकी चिंता नहीं, डसना उसका काम है। और एक दरिंदा ऐसा है कि उसकी नीयत ये होती है कि बस मेरा पेट भरे, सामने वाले का नुकसान हो जाए। बस इसी तरह अगर इंसानों पर मेहनत नहीं की गई, भले इंसान इस दुनिया में अगर बनाए नहीं गए, जिस तरह एक बहुत बड़े फलसफी कहते हैं कि तुम्हारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रगति की है, परिंदों की तरह इंसानों को आसमानों में उड़ना सिखा दिया, पानी में मछली की तरह तैरना सिखा दिया, मगर अफसोस की बात है कि धरती पे अभी तक इंसानों की तरह चलना नहीं सिखाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती किरदार की बहाली के मौजू पर कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक मरकजी वजीर कानून और कर्नाटक और केरला के साबिक गवर्नर डॉक्टर हंसराज भारद्वाज समेत कई मशहूर शख्सियात ने इस सेमिनार में शिरकत की। शुरका ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती किरदार मामले पर खुलकर इजहार ख्याल किया।
एएमयू स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम कौमी सेमिनार में हंसराज भारद्वाज ने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के आईन ने अक़लियतों के तालीमी व सकाफती फरोग के लिए एएमयू को खुसूसी कानूनी दर्जा दिया है और ये इदारा अपने रोज क़याम से ही एक अक़लियती इदारा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात में न कभी शक था और न है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है। It is a minority institution. If there are any doubts, Supreme Court remove it. But the very fact that it was created by Muslims of India, funded by them, and historically, years after years, they have been striving for this institution. And the way it has covered this whole journey, there is no manner of doubt that it is a minority institution. सुप्रीम कोर्ट के मुमताज वकील और मेंबर पार्लियामेंट केटीएस तुलसी ने कहा कि बिलाशुबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा रहा है और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी आइन के जरिए अक़लियतों को दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। समझता हूँ कि इसका राजनीतिक फैसला होना चाहिए। अदालतों के ऊपर ऐसी बातों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारे देश का सवाल है और ये जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है भारतवर्ष में, वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। इसलिए उसके बारे में सरकार को स्वयं सही फैसला ले लेना चाहिए। वाज़िह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती हुकूक को लेकर मुख्तलिफ तंजीमें मुखालफत कर रही हैं और इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अलीगढ़ से ईटीवी उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। मुसलमानों की तालीम के लिए जद्दोजहद करने वाले सर सैयद अहमद खान की 118वीं यौम वफ़ात पर कानपुर में अमन एकता फोरम की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, लेकिन हैरत की बात यह रही कि सेमिनार में लोगों की तादाद बहुत कम नजर आई। ऐसे हालात जाहिर करते हैं कि सर सैयद अहमद खान को लेकर आवाम में दिलचस्पी कम होती जा रही है। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम अपनी अहम शख्सियतों को याद नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, और जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं वो कौमें जो हैं वो बिल्कुल पीछे चली जाती हैं, एकदम पसमानदा हो जाती हैं और उनके अंदर कोई स्पीड, कोई रफ्तार नहीं रह जाती। यही हाल आज कौम मुस्लिम की है। लाख तालीम आ गई है, सब कुछ आ गया, फिर भी हम अपने बिरादरान वतन से बहुत पीछे हैं। दिल्ली में मौलाना आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश की मुनासिबत से याद किया गया। मौलाना आज़ाद एकेडमी की जानिब से 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें शुरका ने मौलाना आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। मौलाना आज़ाद भवन में हो रहे इस सेमिनार का उन्वान 21वीं सदी में मौलाना आज़ाद अपने इफ्कार के हवाले से है। प्रोग्राम में शामिल हुए सियासी व समाजी लीडरान ने मौलाना आज़ाद के जरिए तक़सीम हिंद की मुखालफत का जिक्र किया, साथ ही उन्हें वो शख्सियत करार दिया जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ताहम सरकारी सतह पर मौलाना आज़ाद को एक तरह से भुला दिया गया है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान के मंजरनामे पर, बल्कि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के मंजरनामे पर एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम अबकरी शख्सियत कह सकते हैं, जिसने हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील में खून जिगर सर्फ किया और हिंदुस्तान को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जो हिंदुस्तान की असल मंजिल थी और है और रहेगी। शुरका ने कहा कि मौलाना आज़ाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इतने बड़े पैरोकार थे कि उन्होंने इत्तेहाद खत्म होने पर
दी जाने वाली आजादी को भी मुस्तरद करने की बात कही थी। जब गांधी जी तकसीम हिंद के मामले में कमजोर पड़ गए थे, तब भी मौलाना आजाद ने सख्त मुखालफत की थी। जिस हाथ से आरएसएस से लड़ाई की वो इस मुल्क का हाकिम बन गया, और जिससे मुस्लिम लीग की लड़ाई की वो कायद आज़म बन गया, और वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में फ़कीरों और गजेड़ियों के बीच में जाके सो गया, और इस मुल्क ने उसको भुला दिया। उससे ज़्यादा बदनसीब लीडर इस ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ। ये सच है कि मौजूदा वक्त में मौलाना आजाद के इफ़्कारो ख्याल को भुला दिया गया है। यही वजह है कि प्रोग्राम के दौरान माना गया कि नई नस्ल तक मौलाना आजाद की फिक्र को पहुंचाने की जरूरत है। ईटीवी उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। फिलिस्तीन में जारी जुल्म और सितम को आवाम के सामने पेश करने की एक नायाब कोशिश हैदराबाद में की जा रही है। मासूम बच्चियों को ड्रामा थेरेपी के जरिए फिलिस्तीनियों पर हो रहे मजालिम को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इमाम हरम शेख सौले की लखनऊ आमद के सिलसिले में ईदगाह ऐशबाग में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने इमाम हरम को सरकारी मेहमान का दर्जा देने का ऐलान किया है। इमाम हरम 2 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेंगे। इसी दिन ईदगाह ऐशबाग में नमाज मगरिब अदा करने के बाद वो अमन आलम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में कौमी एकता की मिसालें आमतौर से देखने को मिलती हैं। होली के मौके पर तो इसका इजहार खुलकर होता है। शहर की अमन कमेटी की जानिब से मकामी पुलिस लाइन में होली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस जलसे में समाज के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन और सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इन दिनों महाराष्ट्र में एक मुहिम चलाई जा रही है। खुशगवार खानदान के उन्वान से ये मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की इस मुहिम के जरिए ख़ानदानी और माशरती मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के गुलबर्गा में बैन मजहबी रैली व मैराथन रन निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। शहर के जगत सर्कल से तिम्मापुरी चौक तक ये रैली निकाली गई। इस रैली में तमाम मज़ाहिब के बड़े रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया था। मैराथन रन और रैली में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। अहमदाबाद की बात करेंगे। अहमदाबाद में अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उलमा और सरकारी मुलाजमीन एक साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आए। कॉन्फ्रेंस में इस मसले पर गौर व फिक्र किया गया कि किस तरह लोगों में तालीम को लेकर बेदारी पैदा की जाए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात, और अब हम बात करेंगे कानपुर की। हफ्ते को कानपुर के रिजवी ग्राउंड में लगी आग पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के साबिक मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह हालात का जायजा लेने भी पहुंचे। इलाहाबाद की मशहूर गौस नगर कॉलोनी का वजूद खतरे में पड़ गया है। तकरीबन 30 बरस पहले आबाद हुई इस कॉलोनी में 1 लाख से जायद मुसलमान आबाद हैं। अब बल्दिया का कहना है कि गौस नगर कॉलोनी गैर कानूनी तौर से बसाई गई है। बल्दिया के इस एक तरफा फैसले से मकामी मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा है। इलाहाबाद की मशहूर गौस नगर कॉलोनी में रहने वाले मुसलमानों ने
कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिस मकान में रहते हैं उसको गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। 300 बीघा अराजी पर मुश्तमिल गौस कॉलोनी में 90% आबादी मुसलमानों की है। ये कॉलोनी तकरीबन 30 बरस कबल आबाद हुई थी। यहाँ के रहने वालों ने मकान बनवाने से पहले न सिर्फ रजिस्ट्री कराई बल्कि मकामी अथॉरिटी से अपने मकानों का नक्शा भी पास करवाया। लेकिन अब बल्दिया गौस नगर कॉलोनी पर अपनी मिल्कियत का दावा पेश कर रही है। सरकार का जियो है जिसमें कि जो अनुपयोगी संपत्तियां हैं उनको निस्तारण करने का, तो उसके क्रम में उसका सर्वेक्षण हमने कराया है और शासन को लिखा हुआ है कि उस पर अगर निर्देश जारी करें तो उस निर्देश जारी करने क्रम में उस पर उनसे सबसे सर्किल रेट पर वर्तमान जो सर्किल रेट है उसके आधार पर धनराशि जमा करा ली जाए। बल्दिया के इस फैसले से मकामी मुसलमान सख्ते के आलम में है। गौस नगर कॉलोनी के रहने वाले अफराद की दलील है कि उन्होंने बरसों कबल जमीन खरीदकर मकान बनवाया था। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने न सिर्फ अपने अपने मकानों की रजिस्ट्री कराई बल्कि बल्दिया की जानिब से आयद किए गए हर टैक्स को वक्त पर अदा भी किया। नगर निगम की ज़मीन नहीं, ये तो गलत है। हम लोगों ने कोई 20 साल से कोई लिया, 25 साल से लिया है, सब लेके अपना रहाइश बना के यहाँ रह रहे हैं। अब वो नगर निगम चाहे जो सारी ज़मीनें नगर निगम कह रहा है कि ये भी हमारी है, ये भी हमारी है, इसका मतलब सब उस नगर निगम ही की हो गई। गरीब आदमी है, उन्होंने तो बिल्डर को एक बार पैसे दिए, उसके बाद गवर्नमेंट को रजिस्ट्री का भी पैसा दे दिया, नगर निगम को असेसमेंट का भी पैसा दे दिया, नगर निगम गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही हैगी। तो जैसे उसमें अल्लाहपुर में 1.5 रुपए में और 1 रुपए में फ्री होल्ड किया, इस तरह यहाँ भी कर दे। मकानों की रजिस्ट्री होने के बावजूद बल्दिया नए सर्किल रेट पर मकानों को फ्री होल्ड करने की बात कह रही है। लेकिन अगर मौजूदा सर्किल रेट पर मकानों को फ्री होल्ड करने की शर्त रखी गई तो सैकड़ों गरीब अफराद के बेघर हो जाने का खतरा है, क्योंकि मौजूदा सर्किल रेट के एतबार से टैक्स की रकम हजारों में नहीं लाखों में पहुंच जाएगी। फिलहाल बल्दिया ने गौस नगर के मकीनों को नए सर्किल रेट अदा करने का नोटिस जारी कर दिया है। ईटीवी न्यूज के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर में मौसीकी प्रोग्राम मिसरे का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत कुदरत को अपनी शायरी का महबूब बनाने वाले मारूफ शायर राशिद अनवर राशिद ने की और मारूफ गजल गुलकार कंवर जगमोहन ने राशिद की तख्लीकात में अपनी आवाज से जान डाल दी। इस प्रोग्राम में लोगों की खासी तादाद मौजूद थे। ये दोनों बड़ी शख्सियात इन दिनों हैदराबाद के दौरे पर हैं। उनके फन और तख्लीकात समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की हमारे नुमाइंदा ने। तो आप देखिए बातचीत और मुझे दें इजाज़त। आदाब। मौसीकी का चोली दामन का साथ रहा है और इसी यही वजह है कि दोनों ही लोगों के जहन पर असरअंदाज होती रही हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अनवर राशिद साहब, जो कि शायर हैं, मारूफ शायर हैं। और आपको बताते हुए चलें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये अपनी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जगमोहन साहब, कंवर जगमोहन साहब मौजूद हैं। इनकी आवाज़ गज़ल की दुनिया में तारीफ़ की मोहताज नहीं। तो आप दोनों का ईटीवी उर्दू में बेहद इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे जगमोहन साहब आपसे कि आपने राशिद अनवर राशिद साहब की ही गज़लों को क्यों चुना? क्या खासियत है इनकी गज़लों में? आपका इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट सिंपल आंसर इज़ कि गज़लें तो वैसे मैं मुख्तलिफ़ शायरों की गाता ही हूँ, और पर्टिकुलरली जो अदबी फोरम की गज़लें हैं जिनका लिटरेरी सर्कल में बहुत अहम योगदान रहा है, वो गज़लें मुझे शुरू से ही अपील करती रही हैं। तो राशिद अनवर राशिद साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप खुश हैं? क्या लगता है आपको कि अदायगी जो कंवर जगमोहन साहब ने की है आपकी गज़लों की, उससे मुतमईन हैं? देखिए, एक बहुत हैरत अंगेज़ बात यह है कि 20 साल का तवील अरसा अमेरिका में गुजारने के बाद भी इनके कदम अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपने रागों से वाबस्ता रहे। तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपकी गज़लों को, और जहाँ तक मुझे इल्म है आपका ताल्लुक़ आर्मी फैमिली से है। तो क्या वो चीज़ रही जो आपको इस जानिब खींच लाई? मेरी फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी सर्विसेज में बहुत इनका योगदान रहा है। और लेकिन साथ ही साथ में ये सभी लोग उर्दू शायरी, उर्दू गज़लें सुनना बहुत पसंद करते हैं। राशिद अनवर राशिद साहब, जिस